Hi everyone, welcome back to my channel guys. Today we start part 4 BRICS. Okay, यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे लाइक सार्क, इन सबको हमने कंप्लीट कर लिया. आज हम ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे. ब्रिक्स से अगर आप देख सकते हो B4 यहाँ पे मैंने फ्लैग से मेंशन कर रखा है. तो B से ये ब्राज़ील का फ्लैग है, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका. स्टार्टिंग में से ब्रिक के नाम से जानते थे क्योंकि साउथ अफ्रीका इसका पार्ट नहीं था. 2009 तक साउथ अफ्रीका इसका पार्ट नहीं था. 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसका पार्ट बन जाता है तो इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो जाता है. चलो अब ये जानते हैं कि इसे बनाया क्यों क्या आखिर. सो वाई ब्रिक्स रीजन. एट प्रेजेंट almost all the major organizations present in the world such as the World Bank, IMF are influenced by the USA and other western country. अगर स्टार्टिंग में बात की जाए तो जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो यूएसए से इन्फ्लुएंस थी. मतलब कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल किसका था, यूएसए का. तो इसी रीजन से जो ब्रिक्स की कंट्री है उन्होंने सोचा कि हम अभी डेवलप भी हो रहे हैं. लाइक फॉर दिस रीजन एन ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड बाय विच द इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड could be brought together and cooperation could बी एस्टेब्लिश बिटवीन दैम. अगर हम आपस में मिलकर एक दूसरे को कॉपरेट करके और हम इकोनॉमी वाइज डेवलप हो रहे हैं तो हम आने वाले टाइम में 2015 तक, ऐसा एज्यूम किया गया है कि 2015 तक जो ये ब्रिक्स है ना वो बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री हैं. एग्जाम्पल अभी मैं बता देती हूँ आपको. यूएनओ में जो 2 कंट्री हैं लाइक रशिया और चाइना, जो परमानेंट कंट्री है वो ब्रिक्स का पार्ट है. ओके. तो और अगर देखा जाए पॉपुलेशन वाइज इंडिया हो गया आपका और चाइना हो गया पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा है. तो ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है. तो इसलिए कहा जाता है कि आने वाले टाइम में बहुत पावरफुल होगा. ये अमेरिका को क्या, हर किसी पावरफुल कंट्री को टक्कर दे सकता है अगर ये साथ में कॉपरेट से और अपने साथ आपस में मिलजुल कर रहे तो. ठीक है. दिस वॉज डन बिकॉज इन फ्यूचर ऑल दिस इकोनॉमी कैन कम्पीट. यस, compete कर सकते हैं अदर कंट्री से. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम टू कम टुगेदर. इसीलिए इन्हें आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बहुत ज़रूरत है ताकि अमेरिका जैसे पावर को हरा सके. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. अब देखो स्टार्टिंग वही चीज़ है. एट द सेम टाइम ऑफ फॉर्मेशन द नेम ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन वॉज ब्रिक. स्टार्टिंग में इसका नाम ब्रिक था. द इनफाइल ऑफ द मेंबर कंट्री वर मेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ अफ्रीका इन 2010. और जैसे इसका कंट्री में 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हो जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है. आफ्टर दिस इट्स नेम बिकम अ ब्रिक्स. और ब्रिक्स से ब्रिक्स हो जाता है. अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग में जब ब्रिक था, ब्रिक वॉज लॉन्च इन रसिया इन 2006 में लॉन्च हुआ है. मेंबर लाइक ब्राज़ील. ओके. इन 2000 ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया. ब्रिक की बात की जा रही है. इन 2010 में जब साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर लेते तो ये ब्रिक से ब्रिक्स में हो जाता है. सो द क्रिएशन ऑफ ब्रिक वॉज सजेस्टेड बाय एक यूके इकोनॉमिक्स है. यूके में एक इकोनॉमिक्स है जिनका नाम है जिम ओ नील. इन्होंने इसे सजेस्ट किया था ब्रिक ने. ओके. और अगर मैं बात करूँ डिस्कशन अबाउट इट स्टार्ट इन रशिया इन 2006 में स्टार्ट हो गया. इट वाज फॉर्म्ड इन 2009. 2006 में इसके ना रसिया में स्टार्टअप हुआ इसका डिस्कशन का कि हाँ हमें बनाना चाहिए मिलकर ऑर्गेनाइजेशन. बट बाद में 2009 में इसे पूरी तरह से फॉर्म कर लिया गया. और एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन इट इंक्लूड ओनली 4 कंट्री. जब ये बन रहा था तब इसमें सिर्फ 4 कंट्री थी जो थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना. साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड होती है और उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है. ठीक है. और आज के टाइम पे अगर बात की जाए ब्रिक्स में कितनी कंट्री है, 5 कंट्री है. सो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका. और अगर इसकी बात की जाए हेडक्वार्टर की तो ये कहाँ पे बच्चे, सिंगाई में, जो कहाँ पर है, चाइना में. ओके. नेक्स्ट चलते हैं. अब देखो इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव है कि इसे भी बनाया गया तो उसके भी पीछे भी कुछ रीजन है. तो अगर मैं बात करूँ प्रमोट द डिमांड फॉर रिफॉर्म ऑफ द यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल. जैसे मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था यूएनओ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये आपका क्वेश्चन है कि आपको बताने कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना है, कब इस्टेब्लिश हुआ है. ठीक है. तो इसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं, इसके ऑर्गन में एक सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं, उसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है. लाइक मैं बता दूँ जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट कंट्री है और 10 टेम्प्रेरी बेसिस पे होती है जो 2 ईयर के लिए चूज़ की जाती है. तो इसके अंदर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है. लाइक अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड में 195 197 इतनी कंट्री है जिसमें से सिर्फ 5 कंट्री को ही वीटो पावर मिली है. तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है या इनजस्टिस है. तो इस चीज़ में चेंज लाने के लिए इसको बनाया गया है. कॉपरेट ऑन ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज इशू. मतलब जो इतने भी इश्यूज वगैरह क्लाइमेट से रिलेटेड उस पर कॉपरेट करना.
इन कंट्री का ऑब्जेक्टिव है। सिंप्लीफाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ईजिली हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे की कंट्रीज़ में, लाइक ब्रिक्स की कंट्री में। एक्लेयरिंग द पीस पेस ऑफ डेवलपमेंट थ्रू म्यूचुअल कॉपरेशन, एस्टैब्लिश म्यूचुअल पॉलिटिकल कॉपरेशन, हर तरह से कॉपरेट करना मतलब सहयोग करना, आपस में लड़ाई नहीं करना बल्कि सहयोग से रहना। इंश्योरिंग ईच अदर सेफ्टी, ये इन दोनों मतलब इन सभी कंट्री के बीच की जो सेफ्टी है, या बोल सकते हो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। सॉल्व कॉमन चैलेंज टुगेदर, और जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको साथ में मिलकर सॉल्व किया जाए। ये कॉमन चैलेंज वो होते हैं जैसे आपका इन्वायरमेंट इशू हो गया, इसके लिए कहीं ना कहीं सारी कंट्री को आपस में मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। अगर मैं रिसेंट इशू की बात करूँ तो आज के टाइम पे जो कोरोना चल रहा है, लाइक तो कोरोना को एक कंट्री ख़त्म नहीं कर सकते, इसके लिए भी कॉपरेशन लाना होगा। सभी कंट्री कॉपरेट करेंगी तब जाके कहीं ना कहीं कोरोना को ख़त्म किया जा सकता है। जैसे आपको पता है कोरोना, राइट, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए और साथ के साथ अदर कंट्री के लिए भी। सो ये ब्रिक्स ऑब्जेक्टिव, तो ये अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, इनके बीच में जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, कॉपरेशन करने के लिए, ताकि अमेरिका जैसे कंट्री को हटा सके, इसलिए इस कंट्री मतलब इन कंट्री ने ब्रिक्स को ऑर्गेनाइज किया है। अगर मैं बात करूँ इसकी कन्वेंशन की, तो या इसके बहुत सारे समिट्स हुए हैं, लाइक 3 समिट हो चुके हैं अभी तक। जो फर्स्ट हुआ है वो हुआ है 16 जून 2009 में, जो कि रशिया में एक जगह है यक्तिन, वहाँ पर, ठीक है। और इसमें इसमें स्टार्टिंग में जितने भी कंट्री थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उस टाइम पे जैसे अब मैं बता दूँ 2009 में तो ब्रिक्स का पार्ट नहीं था साउथ अफ्रीका, तो ये ब्रिक की जो कंट्री है 4 कंट्री उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सेकंड कॉन्फ्रेंस हुआ बच्चे ब्राज़ील में, और ये हुआ है 15 अप्रैल 2010, और यहाँ तक इस टाइम तक जो साउथ अफ्रीका है वो भी इसका पार्ट बन चुका था। और थर्ड जो ब्रिक्स का समिट हुआ है वो हुआ है चाइना में, वो भी कब 14 अप्रैल 2011 में, और इसमें इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स रखा गया है इस कॉन्फ्रेंस में, ओके। और अगर मैं बात करूँ 2020 में भी एक कॉन्फ्रेंस हो चुका है जो कि रसिया में हुआ है, ठीक है। सो अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रिक्स ने ना, एक जैसे अब मैं स्टार्टिंग में बताया था मैंने वर्ल्ड बैंक, राइट, जो अमेरिका से इन्फ्लुएंस था, तो इन सभी कंट्रीज़ ने, ब्रिक्स की जो कंट्री उन्होंने भी एक बैंक बनाया है जिसका नाम है एनडीबी। हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ ले, 4 मार्क्स में पूछ ले, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अगर मैं बात करूँ इसमें क्या है, इंडिया ने एक सजेस्ट किया कि हमें एक बैंक बनाना चाहिए जिसमें हम सब मनी रखेंगे और जिसके थ्रू हम आपस की कंट्री को हेल्प कर सकते हैं। तो इंडिया सजेस्टेड मेकिंग ब्रिक्स कंट्री अ बैंक विच वॉज फॉर्म्ड बाय दीज कंट्री इन 2014। 2014 में इन्होंने एक बैंक बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने एनडीबी, लाइक न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इट्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे, संघाई में, जैसे मैंने बताया था, जो कहाँ का है, चाइना में। यस, द रीजनल ऑफिस भी इसका जो कि साउथ अफ्रीका में। प्रेजेंटली इट्स चेयरमैन, जो आज के टाइम पे इसके चेयरमैन है वो है केवी कामत, एंड इट्स एन इंडियन, और जबकि वो इंडियन है, ठीक है। क्या नाम है उनका, केवी कामत, तो वो कौन है, इंडियन है। द टोटल कैपिटल ऑफ दिस बैंक इज़ 100 बिलियन, मतलब 100 बिलियन इसमें रुपीज़ है। और अगर मैं बात करूँ जिसमें से 41 बिलियन है वो किसका है, चाइना का। 18 बिलियन इन सभी कंट्री ने मिलकर किया है, लाइक इंडिया, ब्राज़ील, रशिया ने। और 5 बिलियन भी है तो सब साउथ अफ्रीका है। तो एक बैंक बना है जिसके थ्रू ये आपस की कंट्री को हेल्प कर सके। अब ये क्यों बना है, तो यही रीज़न है कि बैंक के थ्रू फ्री में, मतलब जो कम लोन, जो लोन दिया जाएगा उस पर कम टैक्सेस दिया जाएगा, ये कम इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये हर तरीके से अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई ब्रिक्स पावरफुल, अगर बात की जाए ब्रिक्स जो है वो पावरफुल क्यों है, तो मैंने इतने सारे पॉइंट बताए। तो देखो, अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन द ब्रिक्स countries. The main two countries with the largest population in the world like India and China are influenced in BRICS. राइट, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ब्रिक्स के अंदर 2 कंट्री ऐसी हैं जो बहुत ही पावरफुल है पॉपुलेशन वाइज, जिसकी अगर मैं बात करूँ इंडिया में, इंडिया नहीं सॉरी वर्ल्ड वाइज जो पॉपुलेशन है, तो मान लो 40 to 50% का जो पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स के ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है, राइट। और अगर बात की जाए 2 परमानेंट कंट्री लाइक यूएनओ की जो है, रशिया और चाइना, जिसे वीटो पावर मिली हुई है। रसिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, एरिया वाइज रसिया बहुत ही लार्जेस्ट कंट्री है। इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, दीज कंट्री अकाउंट फॉर अबाउट 18% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। और इस कंट्री की जो अकाउंट्स है, मतलब देख सकते हो ट्रेड का भी 18% यहाँ से होता है। ऑल कंट्री एक्सपेक्ट रसिया आर डेवलपिंग इंडिया एंड चाइना कमिंग फॉरवर्ड एज इमर्जिंग पावर। अगर मैं बात करूँ जो रशिया है वो डेवलपमेंट कंट्री में आता है, जैसे अमेरिका डेवलप कंट्री है, रशिया भी डेवलप्ड कंट्री है। बट उधर ही बात की जाए इंडिया चाइना, ये डेवलपिंग कंट्री है, मतलब कुछ देश है जो विकसित हो चुके हैं, जैसे रशिया
विकसित हो चुका है, पूरी तरह से वो डेवलप कर चुका है। बट अमेरिका की तरह जैसे रशिया है वो डेवलप हो चुका है, लेकिन इंडिया चाइना अभी भी इमर्ज कर रहे हैं, अभी भी अपने आप को डेवलपिंग कंट्री में डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, it is estimated that by 2030 this group will overtake the USA. Its GDP is about 23% of the whole world. About 27% of the area of the whole world come under the country of this organization. और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि 2030 तक ये ना ये यूएसए को टक्कर दे सकती है, उनकी जीडीपी से अपनी जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड वाइज 23% है, ओके, एरिया वाइज वर्ल्ड में 27% है, तो ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। बट प्रॉब्लम इसमें भी है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। बाय ब्रिक्स पावरफुल, ये आपको पता चल गया कि वो पावरफुल क्यों है, राइट? इसकी पॉपुलेशन वाइज, ट्रेड वाइज, जीडीपी वाइज, और परमानेंट कंट्री है यूएनओ की, रशिया और चाइना इस वाइज। तो इन भी रीजन की वजह से वाई ब्रिक्स पावरफुल है। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लाइक ये सक्सेसफुल हुई भी और नहीं, ये अब मैं बताऊंगी। इफ़ वी सी इन द present situation, BRIC could not be completely successful in carrying out its task. जो इन्होंने टास्क लिया है ना उसे पूरा करने में बिल्कुल भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई है। क्यों? उसके पीछे भी रीजन है। लाइक दिस इज बिकॉज देयर आर सम म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन द कंट्री ऑफ ब्रिक्स सच एज, लाइक आपको मैं बता दूं, आपको भी अच्छे से पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में कितने कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, लाइक बॉर्डर इशू होते रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाइना की ऐप है वो इंडिया में बैन कर दी गई है। तो यही सब रीज़न है कि इनके बीच का जो कॉपरेशन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। लाइक इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बाय चाइना ऑन द बॉर्डर ऑफ पोक मीन्स पीओ की पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उस पर भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। चाइना इंटरवेंशन और नेपाल एंड इंडिया बॉर्डर, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। विवाद रिगार्डिंग ओबीओआर मतलब कि वन बेल्ट वन रोड, मतलब जो चाइना है वो चाहता है कि वो पूरी वर्ल्ड में मतलब अपने मार्केट को इस्टेब्लिश कर सके, हर जगह से अपने आप को जोड़ सके। तो वन बेल्ट वन रोड के भी सिचुएशन लाता है, तो उससे भी इंडिया को प्रॉब्लम है। कंट्रोवर्सी भी है ओवर द क्लोजनेस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। यस, जब मैं बात करूं कि जब पाकिस्तान और इंडिया एनिमी है, फिर क्या ज़रूरत है? और चाइना को अगर ब्रिक्स का पार्ट है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए ना इंडिया को, बट वो किसे सपोर्ट करता है? पाकिस्तान को। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू चाइना करेंसी इन चाइना एंड ब्राज़ील, तो है ये, देखो अब सभी कंट्रीज़ के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है जितना हमने सोचा था कि ऑब्जेक्टिव। अब इतनी पावरफुल कंट्री, हाँ ये तो था कि अमेरिका को टक्कर दे ही देगा, बट वही है जब अपनी कंट्रीज़ के अंदर ही प्रॉब्लम होती है, ऑर्गेनाइजेशन तो बना लिया बट अगर सपोर्ट नहीं करोगे, सारी चीज़ें कॉपरेशन करके नहीं चलोगे, तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम आनी आनी है। तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं अब सक्सेसफुल नहीं रहा है। समिट वगैरह होती है बट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है जितना इसने अपने आप को टास्क दिया था। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम चाइना के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम कंट्री वाइज देखते हैं कि कंट्री कैसे अमेरिका जैसी पावर को टक्कर दे सकती है, क्योंकि हम चैप्टर ही स्टार्ट कर रखे हैं न्यू सेंटर ऑफ पावर की, कैसे हमारा जो पावर है उसके न्यू न्यू सेंटर निकल के आए। तो रीजनल ऑफ कॉपरेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आपके यूरोपीय यूनियन, आसियान, सार्क और ब्रिक्स। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे चाइना, जो कि नेक्स्ट पार्ट 5 में करेंगे। Okay, thank you for watching my video guys. Please like, share, subscribe my channel.